इस वेदांत के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी एंड किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे समय रहते ही ट्रीट नहीं किया गया तो ये बहुत बड़े क्रॉनिक डिजीज बन सकते हैं। और इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर हकीम खुर्शीद मुराद साहब। चलिए इनका स्वागत करते हैं। हकीम साहब, आपका वेदांत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। हकीम साहब, बात करें किडनी की तो किडनी डिजीज सारे क्रोनिक होते हैं, जहाँ तक हमारा मानना है। किडनी में नेचर ने छलनियाँ बना रखी हैं, जैसे गंदगी छानने की छलनी होती हैं जी, जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन्स का नेचर ने एक काम ऐसा रखा है कि जो गंदगी है उसको तो निकाल दे, इसी के साथ अगर कोई अच्छा पार्ट जा रहा है जैसे हमारी बॉडी का, तो उसको रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में फेंक दे। ये गंदगी को छान के यूरिन से तो नहीं निकाल पाते, ब्लड में फेंकने लगते हैं, तो ब्लड यूरिया बढ़ने लगता है, क्रेटिनिन बढ़ना लगता है, फिर प्रोटीन लॉस होता चला जाता है, उससे बीपी शूट करना शुरू हो जाता है जी। फिर दवाएं देते हैं, कुछ दिन कम होता है, फिर गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब यूरिन बनना भी बंद हो जाता है। तो फिर कहते हैं कि अब हम आर्टिफिशियल किडनी लगा देते हैं, जिसका नाम है डायलिसिस। जी, हर हॉस्पिटल में आजकल डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस। अब ये सब बढ़ता इसलिए चला जा रहा है कि एक तो पोल्यूशन की वजह से, और एक सबसे बड़ा जो किडनी को डैमेज कर रहा है जो आजकल है, मैं आप लोगों को भी बनाता हूँ कि जितने ये कलर हैं ये सबसे ज़्यादा किडनी को डैमेज कर रहे हैं। आप कलर आप पूछिए, हल्दी, धनिया, मिर्चें सब रंगी भी आ रही हैं जी, और ये केमिकल से रंगी भी आ रही हैं। ये केमिकल जब हमारे पेट में जाता है तो इसको किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाती, उसकी छलनियाँ बंद होने लगती हैं और ये फिर नेफ्रेटिक सिंड्रोम में जाता है, फिर कोमा में चला जाता है, फिर बेहोशी में चला जाता है, होश भी नहीं आता है। फिर डायलिसिस करिए तो उसका ब्रेन, ये सब गंदगी ब्रेन पे चढ़ जाती है, वो कोमा में जाता है, फिर उसको डायलिसिस कर करके नीचे लाते हैं। अब खींचते खींचते जब अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं, किडनी श्रिंक कर जाता है, तो फिर कोई चारा नहीं होता है कि आप ट्रांसप्लांट कराइए। अब ट्रांसप्लांट का एक बड़ी मुश्किल ये है कि ट्रांसप्लांट किसी का भी किडनी नहीं लग सकता, वो फैमिली डोनर होना चाहिए जी। अगर फैमिली का है तब तो एक्सेप्ट करेगी बॉडी जी, नहीं है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी जी। तो उसका रिपल्शन शुरू हो जाएगा। अब रिपल्शन के बाद फिर लाइफ हेल है, और करने के बाद भी फिर इतना बॉडी का रेजिस्टेंस गिर जाता है कि आपने देखा होगा बहुत से मास्क लगाए फिरते रहते हैं, उनको दूसरे की सांस की हवा से इन्फेक्शन हो जाएगा जी, तो पूरा मास्क चढ़ाए रहते हैं ताकि वो ना हो। और बहुत ही कॉस्टली एंटीबायोटिक्स जो अफोर्डेबल नहीं है जी, उसके ऊपर आदमी को जाना पड़ता है, तो वो पूरी एक लंबी लाइफ उससे गुजारता है और वो कब रिपल्शन हो जाए उसका पता नहीं। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या है? अगर किसी को ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहला सिम्टम तो मैंने बताया कि प्रोटीन लॉस होती है। जी, जब प्रोटीन लॉस होती है तो पैरों पे स्वेलिंग आती है सबसे पहले, जी, फिर मुंह पे स्वेलिंग आती है। तो आदमी को सोचना चाहिए कि मेरे पैर, मैंने चप्पल पहनी थी, आज चप्पल टाइट क्यों है मेरी, जी, क्योंकि जब पैर लटकाएंगे तो चप्पल सबसे पहला सिग्नल है। पैर अगर चप्पल में नहीं जा रहा है या शू टाइट हो रहा है, इसकी मीन है आपके अंदर स्वेलिंग आ रही है। जी, स्वेलिंग आ रही है, अब दो वजह से आ सकती है, या तो बीपी से आ सकती है या किडनी से आ सकती है। जी। तो पहले दोनों को चेक कर लिया, पहले क्या बीपी चेक कराया, नहीं है तो फिर अपना यूरिन चेक कराया, चलाया कि भाई कहीं हमारा उसमें तो नहीं आ रहा है, नहीं है तो फिर ब्लड टेस्ट कराया कि भाई ब्लड यूरिया क्रेटिनिन ये हमारा बढ़ तो नहीं रहा है। तो उससे पहले तो आपको सिम्टम से पता लग जाएगा। आप पैरों से भी आप अलार्म नहीं हुई तो फिर मुंह पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। जब मुंह से भी आपने इग्नोर किया तो आपके कभी कभी चेस्ट में पेन होगा, फिर उसको भी इग्नोर कर दिया तो वॉमिटिंग की तरफ चली जाएंगी। अब वॉमिटिंग जब होने लगेगी तब नेचुरली आदमी को केयरफुल हो जाना चाहिए। अब नहीं केयरफुल होंगे तो फिर आपका हेमिचूरिया हो जाएगा, फिर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। जी। तो ये सिम्टम एक एक करके हर डिजीज़ बताती चलती है कि हम आ रहे हैं, होशियार हो जाओ। तो हमें यही है कि हम उतना अवेयरनेस हो हमारे अंदर, हम लोगों को जागरूक कराएं कि भाई देखो ये सिम्टम है, इसके लिए आप जागरूक होइए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, प्रॉपर देखभाल करिए अपनी, और अपना स्टार्ट वो करिए। वेदांत में किस तरह की ट्रीटमेंट होती है इन डिजीज़ की? हम लोग क्या करते हैं कि हम एक होती है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जी, किडनी के अंदर छानने की शक्ति बढ़ जाए। जी, तो जब वो गंदगी को छानने की शक्ति बढ़ जाएगी तो वो जितनी यूरिया है वो जो जमा हो रही है उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। उससे क्रेटिनिन में भी नॉर्मल आएगा, यूरिया भी नॉर्मल आएगा, फिर जब लॉस कम हो जाएगा तो प्रोटीन भी कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इतना सेटबैक होता है कि बीपी बहुत शूट करना शुरू कर जाता है। बीपी जब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो और ज़्यादा
बीमारी शुरू हो जाती है कि फिर नौशिया और वॉमिटिंग और रिपल्शन शुरू हो जाता है कि हटाओ, भूख नहीं लग रही है, वॉमिटिंग आ जाएगी जी। तो जब अगर फिल्ट्रेशन का बढ़ता चला जाता है तो ये गंदगी जब निकल जाती है तो आदमी की नौशिया भी कम हो जाती है, वॉमिटिंग भी कम हो जाती है। और ये जो चीज़ें हैं जो नेचुरल में भी हैं आपके, नेचुरल में एक तो ये कि आपने अननेचुरल चीज़ खाई, कलर, उसने डैमेज किया आपको जी। अननेचुरल सॉल्ट खाया जो हमारे में कहीं है नहीं, हमारे यहाँ तो सोडियम है जो खाते हैं, ये अजीनोमोटो और ये सब वो कर रहे हैं। तीसरी ये कि अगर हम खीरा के बीज ज़्यादा लें तो खीरा एक डायरेटिक है, पेशाब को लाता है और GFR बनाता है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर हमारे किडनी को पेशाब फेंकने की ताकत मिल जाए तो हमारी सारी गंदगी वो यूरिन से पास कर देगा, जिसको हम GFR कहते हैं जी। अब GFR खीरा बढ़ा देता है, ककड़ी बढ़ाती है, हमारा सोयाबीन बढ़ाता है। दूसरे ये कि जो बार्ली होती है, बार्ली, राइट, तो पहले बार्ली वाटर लोग पिया करते थे। बार्ली लाए, उसको बॉईल किया और पीते थे, एक नेचुरल फिनोमेना था। तो बार्ली जो है वो उस गंदगी को साफ़ करती चली जाती है, नेफ्रॉन्स की सूजन को घटाती जाती है, आपका GFR बढ़ता जाता है, उससे पेशाब खुल के आता है और सारी यूरिया और गंदगी सारी पास होती चली जाती है। जब पास होती चली जाती है कितनी आपका हेल्दी होता चला जाता है। तो खीरे में है, ककड़ी में है, बार्ली में है, तो ये सब चीज़ें जो नेचुरल है हमारी, हम खाना शुरू कर दें, कद्दू के बीज है, इन सब में है। हकीम साहब, हालांकि आपने हमें बहुत कुछ बताया, एक लास्ट सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है तब से कि बढ़ती उम्र के साथ में यूरिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, इवन मेन में या वुमेन हो, से ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, दोनों की अलग अलग कारण है, मेल में अलग कारण है, फीमेल में अलग कारण। मेल में ये होता है कि बढ़ती उम्र के अंदर एक चीज़ होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स जी, जो हमारे पेशाब को कंट्रोल करती हैं ब्रेन के थ्रू जी। इस ऑर्डर को गवर्न करती है ये एक ग्लैंड जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड जी। बड़ी उम्र में क्या होता है कि वो उसमें स्वेलिंग आती है जिसको प्रोस्टेटिस कहते हैं। कभी कभी उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी बन जाता है और एक गांठ बन जाती है जिसको हम प्रोस्टेटिक सिस्ट कहते हैं जी। ये सिस्ट भी कभी कभी क्या है कि अगर नहीं क्योर करें, नहीं वो करें, तो ये भी कैंसरस हो सकती है जी। उसके अंदर क्या होता है कि वो, हम पहले तो यूरिन का बता दें कि वो उसमें ये होता है कि ब्लैडर के अंदर पूरा पेशाब को फेंकने की ताकत ख़त्म हो जाती है। हमारा यूरिन जैसे 50 सीसी है जो हमें करना है, ब्लैडर में आ गया है, तो हम अभी जाते हैं जवानी में पूरा 50 हम ड्रेन आउट कर देते हैं जी। बुढ़ापे में वो मसल्स काम ना करने की वजह से पंप आधा काम करता है जी। तो 30 सीसी पेशाब निकल गया, 25 सीसी अंदर रह जाता है जी। उसमें भी अगर हमने थोड़ा केयरफुल नहीं रहे तो उसमें भी कैंसर की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि एक PSA होता है, प्रोस्टेटिक एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन, अगर वो टेस्ट करा ले जो 2 से 4 के अंदर में रहता है, अगर वो बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम कार्सिनोमा बढ़ रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कैंसर की तरफ भागता है ओल्ड एज में जी। तो उससे हमें फ़ौरन प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि हम किसी तरह से ब्लड टेस्ट करके PSA अपना टेस्ट करा लें, ये देख लें कि हमारा जो प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन है वो बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम उस ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं जो ग्रोथ ब्लैडर में आ रही है। बट इसे ट्रीट किया जा सकता है? बिल्कुल आराम से ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू हकीम साहब, एक बार फिर से आपने हमें बहुत सारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आई एम श्योर ये मेरे लिए, हमारे सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों, अगर सही समय पे यूरिनरी या किडनी रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए सतर्क रहिए। अगर आपको इस विषय में कुछ और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें संपर्क कर सकते हैं। हकीम साहब और वेदांत की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हकीम खुर्शीद मुराद से कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वेदांत इंडिया 136/A, सिविल लाइंस, सर्किट हाउस क्रॉसिंग, बरेली 243001। हमारे फोन नंबर्स हैं 08881 333 777, 0581 606 3377। हमारी मेल आईडी है dramid@vedantclinics.com, consult@vedantclinics.com। हमारी वेबसाइट है www.vedantclinics.com। वेदांत के हर एपिसोड में सेहतमंद जिंदगी के बारे में हम डिस्कस करते हैं हकीम साहब से। इसी तरह से अगले एपिसोड में हम फिर किसी डिस्कशन को लेकर आएंगे आपके सामने, ताकि आपकी जिंदगी हमेशा सेहतमंद रहे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.